अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक एपीएच है उसको वाइंड अप करेंगे। एपीएच को स्टार्ट किया था, ये एक लेंदी टॉपिक है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है। ये लास्ट पार्ट है। एपीएच को हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। एपीएच क्या होता है? एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी मीन्स बिफोर, पार्टम मीन्स डिलीवरी एंड हेमरेज मीन ब्लीडिंग। मीन्स के डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग हो जाए जेनाइटल ट्रैक से, उसे हम एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर 37 वीक्स और ऑनसेट ऑफ लेबर। 24 वीक्स के बाद और 37 वीक्स से पहले अगर जेनाइटल ट्रैक से पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है तो वो कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। फिर एंटीपार्टम हेमरेज की हमने टाइप्स डिस्कस की थी कि एंटीपार्टम हेमरेज की 2 टाइप्स होती हैं। 2 रीजंस हो सकते हैं मेन। एक है लोकल साइड ब्लीडिंग। लोकल साइड ब्लीडिंग के हमने कॉजेज डिटेल से डिस्कस किए थे कि लोकल साइड ब्लीडिंग क्या होती है, क्यों होती है और उसमें क्या मैनेजमेंट देते हैं। लोकल साइड ब्लीडिंग का मतलब होता है कि ब्लीडिंग जेनाइटल ट्रैक से जाना किसी स्पेसिफिक जगह या रीजन की वजह से, मीन्स कि उसमें प्लासेंटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दूसरी टाइप है प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग। मीन्स के अब यहाँ पर किसी सर्विक्स, वेजाइना या यूट्रस किसी और रीजन से ब्लीडिंग नहीं हो रही। ब्लीडिंग होने का एक ही रीजन है, वो है प्लासेंटा। अब इसमें भी फिर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, 2 रीजन्स हैं, 2 सब टाइप्स हैं। एक प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। अगर प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग हो रही है तो या तो प्लासेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है या एब्रप्शो प्लासेंटा की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। प्लासेंटा प्रीविया को भी हमने सेकेंड पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। प्लासेंटा प्रीविया, उसकी सब टाइप्स, उसकी कैटेगरीज, मैनेजमेंट, कॉजेस डिटेल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्रप्शो प्लासेंटा। एब्रप्शो प्लासेंटा या फिर प्लासेंटल एब्रप्शन, और इसे एक्सीडेंटल एब्रप्शन भी कहते हैं। एक्सीडेंटल एब्रप्शो प्लासेंटा भी कहा जाता है। प्लासेंटल एब्रप्शन का मतलब क्या होता है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा यूट्राइन वॉल से टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है। टाइम से पहले मतलब प्लासेंटा का सेपरेट होने का, यूट्राइन वॉल से सेपरेट होने का टाइम क्या है? जब पेशेंट को डिलीवरी के लिए लेबर पेन स्टार्ट होता है, बेबी डिलीवर हो जाता है। बेबी डिलीवर होने के बाद जो लेबर का 3rd स्टेज स्टार्ट होता है, तो वो एक्यूरेट टाइम होता है प्लासेंटा का यूट्राइन वॉल से सेपरेट होने का। तो मीन्स के लेबर स्टार्ट होने से पहले ही किसी रीजन की वजह से प्लासेंटा अगर यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाए तो उस कंडीशन को प्लासेंटल एब्रप्शन या एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहा जाता है। आपके पास एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सीडेंटल हेमरेज एंड प्लासेंटल एब्रप्शन बोथ आर सेम। आज की वीडियो में हम डिटेल से प्लासेंटल एब्रप्शन पर डिस्कस करेंगे। देखें, एब्रप्शो प्लासेंटा और एक्सीडेंटल हेमरेज दोनों सेम ही है। एब्रप्शो प्लासेंटा इज अ कंडीशन वेयर द प्लासेंटा प्रीमेच्योरली डिटेच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी, लीडिंग टू ब्लीडिंग एंड पोटेंशियल रिस्क फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी। प्लासेंटा एब्रप्शो प्लासेंटा वो कंडीशन होती है जिसमें प्लासेंटा प्रीमेच्योरली मीन्स के अपने टाइम से पहले ही यूट्रस के वॉल से डिटेच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जो क्या लीड करता है? ब्लीडिंग को। और उस ब्लीडिंग की वजह से माँ और बच्चे दोनों को रिस्क हो सकता है। कॉजेस देखते हैं कि क्यों प्लासेंटा एब्रप्ट होता है, क्यों सेपरेट हो जाता है प्रीमेच्योर। हाइपरटेंशन, क्रोनिक और प्रीएक्लेम्शिया। अगर मदर को हाइपरटेंशन है, चाहे वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है या चाहे वो पीआईएच की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है, पीआईएच क्या है, वो हमने टॉक्सिमियासिस ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया, वहां से क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट। तो अगर मदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। प्लासेंटा जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वो प्लासेंटल की ही ब्लड वेसल्स की डिफेक्ट की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा की ब्लड वेसल्स ब्लड के ज्यादा प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाती हैं और प्लासेंटा यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है। एब्डोमिनल ट्रोमा, मदर गिर गई है, उसे चोट लगी है, एब्डोमिन के ऊपर कोई प्रेशर पड़ा है, तो उसकी वजह से भी यूट्रस से सेपरेट हो सकता है प्लासेंटा। सडन लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मीन्स के समटाइम ऐसे होता है कि मदर को टाइम से पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, और जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो प्रेशर के साथ सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो उस प्रेशर से एकदम से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने की वजह से यूट्राइन साइज, जो यूट्रस का डायमीटर होता है उसमें से पानी निकाल दो तो उसका साइज
तंग हो जाता है, जिसकी वजह से प्लासेंटा अंदर अपनी जगह को कॉप अप नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो फिर टाइम से पहले ही डिटेच हो जाता है। स्मोकिंग स्मोकिंग की वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और ब्लड वेसल्स की अफेक्टेड होने की वजह से प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है। कोकेन यूज अगर कोई मदर करती है तो उसमें भी वही रीजन है कि ये स्मोकिंग कोकेन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाती हैं, जो ब्लड वेसल्स अगर अफेक्टेड होंगी तो फिर प्लासेंटा सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रीवियस एब्रप्शन, अगर किसी पेशेंट का हिस्ट्री है कि उससे पहले भी प्लासेंटल एब्रप्शन है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है कि उसे दोबारा भी हो सकता है उसकी यूट्रस का कोई मसला हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रीजन हो, या जो है फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसीज हो रही हो सकता है मे बी। मल्टीपल प्रेगनेंसीज मल्टीपेराइटी है तो उसमें भी क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर की वजह से प्लासेंटल जो है प्रीमेच्योरली रप्चर हो सेपरेट हो सकता है। शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, सम कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ छोटी हो जाती है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर लेंथ छोटी होगी तो उससे भी प्लासेंटा सेपरेट होगा। क्यों? क्योंकि बेबी यूट्रस में मूव करता है, बेबी मूव करेगा तो बेबी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरली तौर पे प्लासेंटा की लेंथ होती है, कॉर्ड की लेंथ होती है। तो अगर कॉर्ड की लेंथ छोटी होगी तो बेबी के मूवमेंट की वजह से कॉर्ड पर खिंचाव पड़ेगा और प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स ई.जी. थ्रोम्बोफिलिया, अगर मदर को ब्लड क्लॉटिंग का मसला है, मीन्स के मदर के ब्लड क्लॉट नहीं करता, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है। या तो फिर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, या फिर ब्लड में क्लॉट्स बन रहा है, थ्रोम्बोफिलिया हो रहा है, इसमें क्या होता है थ्रम्बस बनता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन होना थ्रोम्बोफिलिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा की ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर, जो सर्कुलेशन होती है उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लासेंटा सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एडवांस मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स, मदर की एज अगर 35 ईयर्स से ज्यादा है तो उसमें भी जो है ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल फोलेट डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड नहीं ली मदर ने, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड वेसल्स अफेक्टेड होती हैं, ब्लड वेसल्स अफेक्टेड होंगी तो प्लासेंटा सेपरेट होने के चांसेस भी होंगे। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, अगर यूट्रस में कोई मसला है जैसे कि फैब्रॉइड, यूट्रस में फैब्रॉइड है तो यूट्रस में स्पेस पे प्लासेंटा नहीं कॉप अप कर पा रहा होता और वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाता है। तो ये थे कॉजेज, रीजंस थे कि प्लासेंटा क्यों सेपरेट होता है प्रीमेच्योर। अब हमारे पास जो है प्लासेंटल एब्रप्शन की भी 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स की एब्रप्शन होती है। सबसे पहली टाइप जो है वो है रिवील्ड एक्सटर्नल एब्रप्शन। रिवील्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल, जैसे एक्सपोज हुई, रिवील्ड को हम एक्सपोज भी कहते हैं। एब्रप्शन का मतलब सेपरेट होना। अब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग एस्केप थ्रू द सर्विक्स, विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन टाइप। अब इसमें क्या होता है कि जो रिवील्ड एब्रप्शन होती है उसमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे ये यूट्रस है और यहाँ पर प्लासेंटा प्रीमेच्योर एब्रप्ट हुआ है। अब क्या है कि यहाँ से वो नीचे लोअर वॉल से एब्रप्ट सेपरेशन हुई हुई है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो अंदर जमा नहीं होती, वो सर्विक्स के जरिए विजाइना सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करती है, क्योंकि यहाँ से वॉल नीचे की तरफ से प्लासेंटा की रप्चर हुई हुई है, सेपरेट हुई हुई है। तो यहाँ से जो जो ब्लीड कर रहा होता है प्लासेंटा, वो ब्लीडिंग अंदर नहीं जमा होती, वो ब्लीडिंग विजाइना के जरिए बाहर आ रही होती है। तो इसीलिए इसे रिवील्ड एक्सपोज एक्सटर्नल एब्रप्शन कहते हैं कि इसमें जब प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है तो वो एक्सपोज रहता है, पता चल जाता है कि प्लासेंटल सेपरेशन हुई है, विजिबल विजाइनल ब्लीडिंग नजर आ रही होती है। मोस्ट कॉमन टाइप है ज्यादातर रिवील्ड एब्रप्शन होती है और ये लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है देन अदर टाइप। नेक्स्ट टाइप है वो है कंसील्ड एब्रप्शन। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग इज ट्रैप बिहाइंड द प्लासेंटा, नो विजिबल ब्लीडिंग, बट यूट्रस बिकम टेंस एंड टेंडर, मोर डेंजरस, हायर रिस्क ऑफ फीटल एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि कंसील्ड एब्रप्शन है ना,
ऐसे ही एक कंसील्ड मीन्स हिडन। अब क्या होता है कि ये प्लासेंटा है। अब जो प्लासेंटा की वॉल है वो सेपरेट हो गई है यहाँ मिड से। यहाँ से प्लासेंटा ने सेपरेशन कर ली है, लेकिन यहाँ से इसका रास्ता क्या है, बंद है। तो क्या होता है, प्लासेंटा सेपरेट तो हो गया, अब वो ब्लीडिंग कर रहा है। ब्लीडिंग हो रही है लेकिन सर्विक्स के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है। तो ब्लीडिंग अंदर ही यूट्रस में ही जमा होती रहती है। यूट्रस में जमा होती रहती है, वो वेजाइना के जरिए बाहर नहीं निकल रही होती। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्लीडिंग इज ट्रैप बिहाइंड द प्लासेंटा। ब्लीडिंग जो है प्लासेंटा के पीछे ट्रैप रहती है, छुपी हुई रहती है। नो विजिबल ब्लीडिंग बट यूट्रस बिकम टेंस। विजिबल ब्लीडिंग मीन्स के वेजाइना के जरिए कोई ब्लीडिंग नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि रास्ता बंद है, ब्लीडिंग अंदर ही अंदर जमा हो रही है। मोर डेंजरस कंडीशन है, हायर रिस्क होता है, इसमें माँ और बच्चे की जान जा सकती है। बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग टाइप है ये। इसकी कंपैरिजन में अगर हम रिवील्ड एक्सटर्नल एब्रप्शन देखें तो वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हिडन नहीं रहती, एक्सपोज हो रही होती है। थर्ड टाइप है मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन कंबाइन। कंबाइन एब्स्ट्रक्शन में अब क्या होगा, अपने नाम से इंडिकेट करें कि इसमें अब कुछ ब्लड जो होगा वो बाहर आ रहा होगा, लेकिन कुछ ब्लड जो है वो अभी भी पीछे प्लासेंटा के पीछे हिडन है, जमा हो रहा है। तो इस कंडीशन को कंबाइन एब्रप्शन कहते हैं। पार्ट ऑफ ब्लड इज रिवील्ड एक्सटर्नली एंड पार्ट इज कंसील्ड इंटरनली। मीन्स के कुछ पार्ट जो है ब्लीडिंग का वो रिवील्ड कर रहा है, सर्विक्स के जरिए बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो कंसील्ड है, हिडन है, इंटरनली जमा हो रहा है। अब ये देखें पिक्चर के जरिए, आप देखें ये आपके पास रिवील्ड है। रिवील्ड मतलब एक्सपोज ब्लीडिंग है। ये ब्लीडिंग सर्विक्स के साथ कम्युनिकेशन में है और बाहर आ रही है। ये कंसील्ड है। कंसील्ड में ये देखें ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो रही है और प्लासेंटा के अंदर ही जमा हो रही है। फिर ये कंबाइंड ब्लीडिंग है, इसमें आप देखें कुछ ब्लीडिंग अंदर जमा हो रही है और कुछ ब्लीडिंग क्या है, बाहर सर्विक्स से आ रही है। तो ये टाइप्स हैं प्लासेंटल एब्रप्शन के, रिवील्ड एब्रप्शन, कंसील्ड एब्रप्शन एंड कंबाइंड एब्रप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। आपको आई होप समझ आ रहा होगा। आपको अगर मेरी वीडियो समझ आ रही है, लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा प्लासेंटल एब्रप्शन होगी। वेजाइनल ब्लीडिंग में बी एब्सेंट इफ कंसील्ड। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी पेशेंट को लेबर से पहले, डिलीवरी के टाइम से पहले, लेकिन ब्लीडिंग एब्सेंट भी हो सकती है इन केस ऑफ अगर कंसील्ड हुआ। कंसील्ड एब्रप्शन होगी तो ब्लीडिंग फिर नहीं, एब्सेंट भी हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेट करेंगे कि ये पेशेंट की कंसील्ड एब्रप्शन हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग विजिबल हो रही है मींस कि या तो वो कंबाइन एब्रप्शन है या फिर वो रिवील्ड एब्रप्शन है। सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को एकदम से एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग यूट्रस को इरिटेट करती रहेगी, यूट्राइन मसल और यूट्रस में पेन होगा। वो जो पेन होगा वो लेबर पेन की तरह नहीं होगा। लेबर पेन में क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्शंस आती है, एब्डोमिन हार्ड होता है, फिर कॉन्ट्रेक्शन चली जाती है, एब्डोमिन सॉफ्ट हो जाता है। तो ये निशानी होती है लेबर पेन की। लेकिन उस कंडीशन में कंटिन्यूसली परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन रहेगा, कॉन्ट्रेक्शन वाला पेन नहीं होगा। यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस में आपको यूट्रस में टेंडरनेस मिलेगी। यूट्राइन टेंडरनेस किस कंडीशन में होगी, जब ब्लीडिंग यूट्रस में जमा हो रही होगी, या कंबाइन की कंडीशन में, या फिर जो है कंसील्ड एब्रप्शन के कंडीशन में आपको यूट्राइन टेंडरनेस मिलेगी। मींस के पेशेंट को इतना पेन होगा और यूट्रस में इतनी स्वेलिंग होगी कि यूट्रस इतना हार्ड होगा, स्टोनी हार्ड यूट्रस, पत्थर की तरह सख्त यूट्रस होगा कंसील्ड एब्रप्शन में, कि आप पेशेंट के एब्डोमेन को टच भी करेंगे तो पेशेंट आपको टच भी नहीं करनी देगी, उसको इतना सीवियर पेन होगा, इतनी सीवियर टेंडरनेस होगी। रिजिड और हार्ड बोर्ड लाइक यूट्रस, ये सिम्टम है कंसील्ड एब्रप्शन का, कि रिजिड बहुत हार्ड बोर्ड, लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह सख्त होगा यूट्रस। ये इंडिकेट करेगा कि इंटरनल ब्लीडिंग जमा हुई हुई है यूट्रस में। तो वो कंबाइन भी अगर सर्विक्स से कम्युनिकेट हो रहा है और एब्डोमेन इस तरह से सख्त भी है, तो ये फिर
इंडिकेट कर रहा है कि कंबाइन एब्रप्शन है। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग विजिबल नहीं है और एब्डोमेन बिल्कुल स्टोनी हार्ड पत्थर की तरह सख्त है, पेशेंट टच भी नहीं करने दे रही, तो पक्का पेशेंट को क्या है, कंसील्ड एब्रप्शन है। अगर आपको यूट्रस सॉफ्ट मिल रहा है, एब्डोमेन सॉफ्ट मिल रहा है, जस्ट वेजाइनल ब्लीडिंग मिल रही है, तो ये कंफर्म है कि ये कंसील्ड मीन्स के एक्सपोज्ड एक्सटर्नल एब्रप्शन है। तो ये 3 मेन सिम्टम हैं, तीनों को जो डिफरेंशिएट करेंगे। फीटल डिस्ट्रेस होगा, एब्डोमिनल फीटल हार्ट रेट। फीटल डिस्ट्रेस आपको मिलेगा क्योंकि प्लासेंटा सेपरेट हुआ है, तो बच्चे की सर्कुलेशन अफेक्टेड होगी, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो या तो ब्रेडिकार्डिया होगा या टेकिकार्डिया। डिक्रीज फीटल मूवमेंट, बच्चे को डिस्ट्रेस की वजह से मूवमेंट बच्चे की कम हो जाएगी। साइन ऑफ शॉक, ब्लीडिंग की वजह से मदर को शॉक के साइन भी आ सकते हैं। शॉक के जो मेन साइन होते हैं वो 2 होते हैं, एक लो बीपी और पल्स फास्ट, पल्स का तेज हो जाना और ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ये शॉक के सिम्टम होते हैं। मे बी दिस अप्रोप्रिएट टू विजिबल ब्लीडिंग। विजिबल ब्लीडिंग हो रही है मीन्स कि ब्लड ब्लीडिंग बाहर जा रहे हैं विजाइना से, बॉडी का ब्लड वेस्ट हो रहा है, तो इसमें आपको शॉक के भी सिम्टम मिल सकते हैं। ये है हमने ये साइन सिम्टम्स देखे प्लासेंटल एब्रप्शन के। अभी हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि हम एब्रप्शो प्लासेंटा की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप हर कंडीशन जो भी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है आप उसमें इनिशियल स्टेबलाइजेशन देते हैं। इनिशियल स्टेबल करेंगे उसमें आप क्या करते हैं, एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सबसे पहले पेशेंट के वाइटल चेक करते हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है, पेशेंट का हार्ट चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रही है। आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड, आईवी फ्लूइड आप मेंटेन करते हैं, लार्ज गेज आईवी लाइंस मेंटेन करते हैं जिसमें आप आईवी फ्लूइड चलाते हैं। रिंगल लैक्टेट नॉर्मल सलाइन जो क्या करता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने से पेशेंट को बचाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे अगर आपको लगे, आपने HB% करवाया, आपने CBC करवाया, आपने देखा अगर मदर का ब्लड बिल्कुल कम हो रहा है तो आप फिर डायरेक्ट फौरन से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। मॉनिटर वाइटल यूरिन आउटपुट एंड ब्लड लॉस, वाइटल साइन आप चेक करते रहेंगे, यूरिन आउटपुट देखते रहेंगे और ब्लड लॉस के कितना ब्लड लॉस हुआ है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है या नहीं। ऑक्सीजन इफ फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटल डिस्ट्रेस होगा तो आप मदर को ऑक्सीजन लगाएंगे। चेक फीटल हार्ट रेट, आप बच्चे के FHS देखते रहेंगे। मॉनिटर मैटरनल हीमोडायनामिक स्टेटस, मदर का जो है हीमोडायनामिक मीन्स के उसका ब्लड का स्टेटस चेक करते रहेंगे कि मदर में ब्लड की सीवियर डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। ये आपकी इनिशियल स्टेबलाइजेशन थी जो आपने मदर को स्टेबल किया सबसे पहले, देन आपने मदर की इन्वेस्टिगेशन लैब भिजवानी है। लैब में आप क्या क्या भिजवाएंगे, सीबीसी, सीबीसी में आपने HB% देखना है, आपने प्लेटलेट्स काउंट देखने के, पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट तो कम नहीं हो रहे हैं। साथ में आप ब्लड ग्रुप एंड RH टाइपिंग भी देखते हैं। ब्लड ग्रुप हम किस लिए देखते हैं, जिसमें हम RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को चेक करते हैं। RH इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या होती है, जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव अगर हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, माँ और बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप ऑपोजिट आ रहा है, RH फैक्टर उनका मीन्स के नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस कंडीशन को RH इनकॉम्पेटेबिलिटी कहते हैं। ये एक अलग अपनी कॉम्प्लिकेशन है, इस पर हम अलग से डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि RH इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है। तो ब्लड ग्रुप आपने चेक करना है ताकि आप RH टाइप देखें कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है और बच्चे का क्या है। कोएगुलेशन प्रोफाइल आप चेक करवाते हैं। कोएगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग प्रोफाइल होती है कि ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्या सिचुएशन है, उसके लिए फिर आप PT APTT करवाते हैं, फिब्रिनोजिन चेक करते हैं। फिब्रिनोजिन क्या होता है, फिब्रिनोजिन ब्लड में एक प्रोटीन होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्टिक रखने में हेल्प आउट करता है। अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे कंफर्म करने के लिए डायग्नोस के प्लासेंटल एब्रप्शन है कौन सी है, जो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, मींस के कंसील्ड है या रिवील्ड, तो आपके पास कंफर्म डायग्नोस अल्ट्रासाउंड हो जाएगी। फीटल हार्ट रेट के लिए आप CTG करेंगे, बच्चे की हार्ट रेट चेक करते रहेंगे। ये आपकी लैब्स हैं, आपने पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल किया, देन आपने लैब्स भिजवाई। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। मॉडरेट टू सीवियर एब्रप्शन, अगर पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर एब्रप्शन की कंडीशन में है तो आपने क्या करना है, इफ फीटस इज अलाइव एंड डिस्ट्रेस, अगर बच्चा जिंदा है और डिस्ट्रेस में है तो आपने इमीडिएट डिलीवरी करवानी है। इमीडिएट डिलीवरी फौरन उसी वक्त मदर को डिलीवर करवाना है। कैसे, इफ सर्विक्स फेवरेबल एंड लेबर प्रोग्रेस, अगर सर्विक्स आपको फेवरेबल लग रही है, बिशप स्कोर अच्छा लग रहा है और लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, तो फिर आप क्या करवाते हैं,
आप मदर को वेजाइनली डिलीवर करवाते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अगर सर्विक्स जो है वो फेवरेबल नहीं है और लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा, देन आप फौरन से सिजेरियन सेक्शन करके अपने बच्चे को डिलीवर करवाना होता है। ये आपके पास ये कंडीशन है अगर बच्चा अलाइव है और डिस्ट्रेस में है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि इफ फीटस इज डेड, अगर बच्चा डेड हो गया है, आईयूडी हो गया है, तो फिर आपने वेजाइनल डिलीवरी ही करवानी है। आप फिर वेट करके इंडक्शन देंगे मदर को। इंडक्शन में आप मदर को खुद से ही आर्टिफिशियली सर्विक्स को डायलेट करवाकर मदर को लेबर पेन लगवा के बच्चे को डिलीवर करवाएंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर पे भी डिटेल में वीडियो बनाई है हमने, बहुत डिटेल में सारा मेथड डिस्कस किया है। आप वहां से ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि हमने कहा कि कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है कि मदर शॉक में भी जा सकती है और मदर डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन का मसला भी हो सकता है, या पीपीएस में भी मदर जा सकती है। अगर मदर शॉक में जा रही है, आपको शॉक के साइन मिल रहे हैं, मीन्स के टेकिकार्डिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर मदर का कम हो रहा है, तो आपने आईवी फ्लूइड लगाना है। शॉक मदर को ब्लड लॉस की वजह से हाइपोवोलेमिक हो सकता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में आप उस ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देते हैं और आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना है ताकि मदर शॉक से बच जाए। डीआईसी क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड में जो है ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो जाए, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स जमा होकर ब्लड में क्लॉट्स बनाने लग जाते हैं, तो वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक ही साथ यूटिलाइज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर जब नीड होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, तो बॉडी में फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते जो जाकर ब्लीडिंग को स्टॉप करें। तो उस कंडीशन में मदर को कभी भी सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी। वो गम्स ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है मदर को, नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है, जहाँ आईवी कैन्युलेशन लगाई थी वहां से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी। ऐसी ब्लीडिंग के जो फिर स्टॉप ना हो। तो क्यों स्टॉप ना हो? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स तो है ही नहीं, वो तो सारे एक साथ यूटिलाइज हो गए। क्यों यूटिलाइज हो गए? क्योंकि एकदम से ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना नॉर्मल मैकेनिज्म करने के लिए, उन ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए जाके वहां क्लॉट करने लग जाते हैं। तो जब एक साथ वो यूज हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, जब आगे नीड होती है, तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर डीआईसी को आप कैसे डायग्नोस करते हैं? प्लेटलेट्स काउंट आप चेक करते हैं। सीबीसी में पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक हो रही होती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मिलता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आप वो मंगवा के ट्रांसफ्यूज करवाएंगे, या फिर आप प्लेटलेट्स मंगवा के प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। या आप देखेंगे अगर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है सीबीसी में, तो आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। अगर जो है फिब्रिनोजेन की डेफिशिएंसी आ रही है, तो आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को मंगवा के ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। पीपीएच में अगर जा रही है पेशेंट, तो फिर पीपीएच के लिए आप यूटेरोटॉनिक्स देते हैं और यूट्राइन मसाज करते हैं। पीपीएच की मैनेजमेंट भी हमने डिटेल से डिस्कस कर ली है। पीपीएच में यूटेरोटॉनिक्स क्या होते हैं? यूटेरोटॉनिक्स वो मेडिसिन होती है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और ब्लीडिंग को स्टॉप करवाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, एंटीपार्टम हेमरेज, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।